हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं न्यायपालिका के प्रश्न उत्तरों को। तो न्यायपालिका चैप्टर पढ़ के हमने ये समझ ही लिया कि इसमें न्यायपालिका को बहुत सारी कहानियों के माध्यम से समझाया गया है कि न्यायपालिका कैसे काम करती है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है इसको हम लोग समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है, बच्चों के पिता ने क्या जवाब दिया होगा, सोच कर लिखिए। तो अब यहाँ पे देखिए, जो बच्चे थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। आपस की लड़ाई में किताब कापी भी फाड़ रहे थे। तो बच्चों के पिता ने दोनों बच्चों को डांटा होगा कि तुम दोनों ही बदमाशी किए हो। उन्होंने यह भी कहा होगा कि आपस की लड़ाई में किताब कापी मत फाड़ो, नहीं तो खूब मार पड़ेगी। तो दोनों ही बच्चे लड़ाई कर रहे थे, दोनों ही बच्चों की गलती थी, तो इसलिए पिता ने दोनों को ही डांटा होगा और ये भी समझाया होगा कि आपस की लड़ाई में किताब कापी नहीं फाड़ो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये है, आपकी समझ में कौन सही है, गीता या उसके भाई? आपस में चर्चा कीजिए। तब यहाँ पे देखिए कि गीता और उसके भाई में कौन सही है। गीता के भाई गलत थे। क्यों गलत थे? पिता की संपत्ति में संतान का बराबर का हिस्सा होता है, अतः गीता को भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था। तो गीता जो है सही थी, उसकी मांग सही थी, उसे भी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए था। यदि उसके भाई उसे स्वेच्छा से कुछ कम राशि भी दे देते तो वह खुशी से अस्वीकार कर संतोष कर लेती, पर भाइयों ने उसे कुछ भी रकम नहीं दिया, तो अदालत ने उसे बराबर का भागीदार बना बना अच्छी बल्कि भाइयों के समान राशि ही दिलवा दी। अतः मेरी समझ में गीता के भाई गलत थे और गीता सही थी। तो यहाँ पे देखिए, न्यायपालिका ने यह निर्णय किया तो गीता गीता मतलब सही थी। मतलब क्या है कि पिता की जो संपत्ति होती है उसमें हर, चाहे पुत्र हो या पुत्री, सबका बराबर का हिस्सा होता है। तो गीता जो है अपनी संपत्ति की मांग कर रही थी, तो इसलिए गीता जो है सही थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं? क्या आप ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। नहीं, ग्राम कचहरी के लोगों की मानसिकता गलत थी। ग्राम कचहरी के जो लोग हैं उनकी मानसिकता गलत थी। ग्राम कचहरी के फैसला जो दिया गया, ठीक है, इस चैप्टर में ग्राम कचहरी के द्वारा जो फैसला दिया गया वो सही नहीं था, क्योंकि ग्राम कचहरी के लोगों की जो मानसिकता थी वो गलत थी। अदालत ने उनके फैसले को खारिज कर उन्हें एक यह एहसास दिया होगा कि वे गलत हैं। वे पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो नए संविधान, नए कानूनों की रोशनी में नितांत दूर है। मैं भी ग्राम कचहरी के फैसले से सहमत नहीं हूँ। ठीक है। तो देखिए, जो फैसला था वो ग्राम कचहरी का वो सही नहीं था, क्योंकि वो उनकी मानसिकता सही नहीं थी, इसलिए उनका फैसला भी सही नहीं था। और जो नया कानून है उसमें सबको न्याय की प्रक्रिया है। ठीक है। वे पुरानी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो नए संविधान, नए कानून की रोशनी से नितांत दूर हैं। ठीक है। अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों? अदालत ने गीता के पक्ष में फैसला सुनाया और क्यों? गीता जो है अपने भाइयों से कुछ संपत्ति की मांग कर रही थी, पिता की संपत्ति में से, तो उसे वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके भाई नहीं देना चाहते थे। फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में ये हुआ कि न्यायपालिका में गई और उसे बराबर की संपत्ति का अधिकार मिला। अदालत ने गीता के पक्ष में क्या फैसला सुनाया और क्यों? अदालत ने गीता के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत का फैसला था कि हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी बराबर के हकदार हैं। गीता के भाइयों को पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 भागों में करना होगा। गीता को अदालत के फैसले से 3 लाख रुपए मिल गए। तो अदालत ने गीता के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत का फैसला था, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत यह जो है संविधान लागू हुआ है। अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में बेटा हो या बेटी सभी को बराबर का हक है। गीता के भाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 भागों में करना होगा। गीता के भाइयों को अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा 4 भागों में करना होगा। गीता को अदालत के फैसले के 3 लाख रुपए मिल गए थे। उसके 3 भाई और वह चारों के बीच पिता की जमीन को बेचकर भाइयों ने जो 12 लाख रुपए आपस में बांट लिए थे, उनमें से 3 लाख रुपए गीता को देना पड़ा। अदालत ने गीता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसके हक में फैसला सुनाया, जो कि हमारे संविधान में उल्लेखित कानून के तहत आता है।
नेक्स्ट है, इस कहानी को पढ़ने के बाद न्याय के बारे में आपकी क्या समझ बनती है, इस पर अपनी शिक्षिका के साथ चर्चा कीजिए। इस कहानी को पढ़ने बाद मैं समझता हूँ न्याय लोगों के अधिकारों व उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए निर्मित किए गए हैं। यदि किसी व्यक्ति के साथ कहीं अन्याय होता हो तो वह न्याय पाने के लिए न्यायपालिका के द्वारा जा खटखटा सकता है, उसे अवश्य न्याय मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है अपने शिक्षक के साथ इस तालिका में दिए गए प्रश्नों को चर्चा करना है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद की वजह, दो राज्यों के बीच विवाद की वजह, दो नागरिकों के बीच विवाद की वजह क्या होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, जो दो राज्य हैं उनके बीच में भी विवाद होते हैं, जो दो लोग हैं उनके बीच भी विवाद होता है, केंद्र और राज्य के बीच भी विवाद होते हैं। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जैसे कोई राज्य है वो केंद्र सरकार से कुछ मांग करता है, ठीक है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मांग कर रहे हैं और केंद्र बराबर कोई ना मांग कर ठुकरा रहा है, यह विवाद चल ही रहा है। तो जो केंद्र है और राज्य है उसके बीच में भी विवाद चलता रहता है। दूसरा जो है, दो राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कभी उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बीच तो कभी कहीं अन्य दो राज्यों के विवाद होता रहता है, अन्य राज्यों से विवाद होता रहता है। तो इस तरह से विवाद तो चलता ही रहता है। दो नागरिकों के बीच विवाद के तो लाखों मुकदमे देश के विभिन्न अदालतों में चलते ही रहते हैं। तो देखिए, राज्य और केंद्र के बीच भी विवाद होता है, दो राज्यों के बीच भी विवाद होता है, न दो नागरिकों के बीच भी विवाद होते हैं। नेक्स्ट जो है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या किया गया। तो यहाँ पे देखिए, जो न्यायपालिका है को विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल ही स्वतंत्र रखा गया। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता में किस किस तरह की बाधाएं आती हैं। जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता में किस तरह से बाधाएं आती हैं, माने वो अपना कार्य करने में उसे किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार यह देखने में आता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार यह देखने में आता है कि कुछ ताकतवर लोग अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कि कुछ ताकतवर लोग जो होते हैं अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे के लालच में फंसकर गलत फैसले देते हैं। ऐसे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में इस प्रकार की घटनाएं बड़ी बाधाएं हैं। तो इससे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को, इस तरह के जो गलत कार्य करते हैं उसे न्यायपालिका से गहरा धक्का लगता है। मतलब जो लोग पैसे दे के, ताकतवर लोग पैसे देते हैं अपने पहुंच का इस्तेमाल करके न्यायपालिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ न्यायाधीश भी पैसे देकर तरक्की की लालच में फंसकर गलत फैसले देते हैं। ऐसे लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता। इससे क्या होता है, लोगों को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। इस तरह के गलत कामों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को गहरा धक्का लगता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में इस प्रकार की घटनाएं बड़ी बाधाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं हमारे समाज में। पैसे का लोग दुरुपयोग करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर अमीर व्यक्ति के बुद्धि विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? कारण सहित समझाइए।
तो देखिए, इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जबकि न्यायाधीश ईमानदार हो। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला देगा तभी एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। इस तरह की न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जबकि न्यायाधीश ईमानदार हो। न्यायाधीश यदि ईमानदारी पूर्वक फैसला देगा तभी एक गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा जीत पाएगा। साथ ही उस गरीब आदमी के पास लंबी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए ताकि वह लंबे समय तक केस लड़ सके। नेक्स्ट है, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है। न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है। कई बार लोगों का आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाता है जो आपस में सुलझाना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि स्थानीय पंचायत में विवाद नहीं सुलझ पाते, तब फिर उस विवाद के निपटारे के लिए हमें न्यायिक प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती है। न्यायपालिका में संबंधित विवाद पर पक्ष विपक्ष वकील बहस करते हैं। उनकी बहस को सुनकर हमारे संविधान में लिखित कानूनों के आलोक में न्यायाधीश न्याय करते हैं। कई बार लोगों का आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाता है जो आपस में सुलझाना संभव नहीं होता। यहाँ तक कि स्थानीय पंचायत में भी वे विवाद नहीं सुलझ पाते, तब फिर उस विवाद के निपटारे के लिए हमें न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है। न्यायपालिका में संबंधित विवाद पर पक्ष विपक्ष के वकील बहस करते हैं। उन्हीं बहस को सुनकर हमारे संविधान में लिखित कानूनों के आलोक में न्यायाधीश न्याय करता है। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र बनाएं। सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है और जिला न्यायालय होता है। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिका और कार्यपालिका से सर्वथा स्वतंत्र रखा गया है ताकि यहाँ की सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश प्रक्रिया में सरकार सीधे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोई भी ताकतवर व्यक्ति न्यायाधीश पर अपने पद या रुतबे का ध्वंस नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर वह व्यक्ति न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने के जुर्म में दंड का भागी बन जा सकता है। देखिए, भारत में जो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए इसे विधायिका और कार्यपालिका से सर्वथा स्वतंत्र रखा गया है। विधायिका यहाँ तक कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सीधे सीधे हस्तक्षेप, यहाँ तक कि कोई ताकतवर व्यक्ति न्यायाधीशों को अपने पद ध्वंस नहीं दिखा सकता। ऐसा करने पर न्याय प्रक्रिया में बाधा पहुँचाने के जुर्म में दंड का भागी बन जा सकता है। वे विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी, इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा व समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की भी ज़रूरत पड़ती है। यह काम वकीलों का होता है। इस प्रक्रिया को आम लोगों के लिए समझ पाना मुश्किल होता है। गरीब इंसान के लिए यह सब कर पाना, समझ पाना, अवधि तक चलने वाले मुकदमे के लिए आवश्यक धनराशि जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता है। कोर्ट कचहरी के काम में समय काफ़ी लगता है क्योंकि यह ध्यान रखना होता है कि जल्दबाजी में किसी के साथ अन्याय न हो। इस वजह से कई केस सालों साल खिंच जाते हैं और लोगों के लिए अपना काम धंधा छोड़कर नियमित रूप से कोर्ट कचहरी जा पाना मुश्किल होता है। वैसे तो ये समस्याएं सभी वर्ग के लिए हैं, पर गरीब लोगों के लिए तो ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। एक तो पैसे
बोलबाला हो जाएगा, दूसरे दबंगों की चलती हो जाएगी। फिर तो समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत लागू हो जाएगी। गरीब आदमी यदि अस्वतंत्र न्यायपालिका में जाएगा तो वहाँ न्यायाधीश बिका हुआ तैयार मिलेगा, जो पैसे वाले के पक्ष में ही फैसला करेगा। फिर तो समाज में अंधेर गर्दी मच जाएगी, पूंजी तंत्र और गुंडावाद हावी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि न्यायपालिका किस तरह से कार्य करती है, और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाए, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से समझ में आती हैं कि कोई भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा हो तो न्याय के लिए किस तरह से अपने कदम उठा सकता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।